ओके। तृतीय क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं डॉक्टर की या फिर टीचर की, ये लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं या सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? मैम क्रिएट भी कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं मैम बताओ? मैम इंजीनियर सर्विस क्रिएट प्रोवाइड करता है, कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इंजीनियर क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बैंकर कुछ करता है? बैंकर पैसा बनाता है क्या? बैंक में हम जाते हैं तो वो वहां पे नोट बना रहा होता है क्या? नो मैम। नो मैम। क्या हेल्प करता है वो हमको? सिर्फ चीजों को, किस चीज में हेल्प करता है वो? जो हम अब बैंक में पैसा डालते हैं या निकालते हैं उसी में तो हेल्प करता है ना। यस मैम। तो इसका मतलब है कि टर्शरी सेक्टर में बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि आप स्कूल में आ रहे हो, स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ा रही हैं, ये एक सर्विस है। ओके, वो हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, हम एबीसीडी नहीं बना रहे, हमने ये चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं, हम किताबें नहीं छाप रहे, किताबें कहीं और से छप के आ रही हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मगर उसमें जो ज्ञान है उसको कैसे आप तक पहुंचाया जाए, वो सर्विस कौन कर रहा है? टीचर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डॉक्टर की, तो डॉक्टर हमारे को सेवा प्रदान कर रहा है हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। ओके, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, किसी भी काम को फैसिलिटेट करते हो, उसको हमने एक सेक्टर में रखा है जिसको हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। अब तृतीयक, हिंदी में इसको बोलेंगे तृतीयक सेक्टर। अब तृतीयक सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम सारे कंट्रीज को कंपेयर करके देखें तो एक कॉमन चीज़ ये निकल के आती है कि जब कोई कंट्री काफ़ी निचले स्तर पर होता है, मतलब अभी उसमें डेवलपमेंट की कमी होती है, उस टाइम पर ये आज मेरे ना बच्चे इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए ये पीडीएफ नहीं शेयर हो पा रहा है इसका बुक का। इंग्लिश में दिखा रहा है, हिंदी वाला नहीं खुल रहा है। इंग्लिश वाला दिखा दूं? ये वाला विजिबल हो रहा है आप लोगों को, ये जो अभी स्क्रीन आ रही है? कहाँ हो तुम लोग? मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? मैम नहीं आ रहा। आवाज भी नहीं आ रही मेरी? मैम आवाज आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही ना, आवाज तो आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, साथ साथ पढ़ा रही हूँ यस तब मैम। तक, जब यस तक मैम। स्क्रीन शेयर की कोशिश साथ साथ कर रही हूँ। हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अभी ऐसे ही मैनेज करेंगे। ओके, तो इसमें अब हम जो बात कर रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, क्योंकि अगर हम पुरानी अपनी कंट्रीज का इतिहास देखें, ये वाला आ रहा है, इसमें देख लेते हैं इंग्लिश वाले में। ओके, ये आराम से शेयर हो गया। अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में बहुत कम लोग एंगेज हैं, मतलब एग्रीकल्चर में काफ़ी कम लोग आपको लगे हुए मिलेंगे। जबकि अगर आप देखोगे सर्विस सेक्टर में, तो वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ओके, जबकि यहाँ पर डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री जैसे इंडिया है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनमें आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग आपको एग्रीकल्चर में काम करते हुए मिलेंगे। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, आज भी लगभग 70% हमारी आबादी किस क्षेत्र में काम कर रही है? प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है या प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे वो लकड़ी काटने से संबंधित हो, पशुपालन हो या एग्रीकल्चर हो। तो इन सब में वो लगे हुए हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको जो अर्निंग मिल रही है उसकी एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा ना तो वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हो, ना ही वहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ा सकते हो। एक खेत के ऊपर अगर 50 लोग काम कर रहे हैं और आप वहीं पे 100 लोग लगा दोगे, तो क्या फसल ज़्यादा निकाल लेंगे? नहीं निकाल सकते, क्योंकि लैंड की एक लिमिट है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास में एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि हम ना तो बहुत ज़्यादा लोगों को इस पे एम्प्लॉय कर सकते हैं, ना ही एक लिमिट के बाद हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इस समस्या को दूर करने के लिए हमने सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। जब हम बात करते हैं कि भाई बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, तब हम ये नहीं कहते कभी भी कि एग्रीकल्चर बढ़ाओ, हम हमेशा बोलते हैं इंडस्ट्रीज़ लगाओ। क्योंकि ज़्यादा, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहाँ पे काम दे सकते हो?
इंडस्ट्रीज में, ऑफिसेज में, बैंक्स में, इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पे आप ज़्यादा काम दे सकते हो। तो जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है तो लोग धीरे 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 प्राइमरी सेक्टर से निकल करके सेकेंडरी सेक्टर में आना शुरू करते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू करते हैं। और जब इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो करती है तो वो सेकेंडरी से भी निकल करके टर्शरी में आकर काम करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि समय के साथ आप अपने सारे सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं उसको बढ़ाते जाओ। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, टर्शरी में कमाई ज़्यादा होती है, सर्विसेज की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, अगर आप किसी खेत पर काम कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी काम करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। पहले आप 6 घंटे काम कर रहे थे या 8 घंटे काम कर रहे थे, तो अब आपसे 2 घंटे ही काम हो पाएगा। तो उम्र के साथ कैपेसिटी कम होगी, कमाई कम होगी। जबकि टर्शरी सेक्टर में उल्टा है, टर्शरी सेक्टर में आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाता है। किसी भी कंपनी का अगर कोई हेड है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है या सीईओ है, तो बिल्कुल नया नया बच्चा तो नहीं बना देंगे ना कि अभी अभी आया कॉलेज से और इसको सीईओ बना दो, ऐसा नहीं होता। जितनी ज़्यादा सर्विस की एक्सपीरियंस उसको मिलता जाएगा, आप स्कूल में भी देखो प्राइमरी के टीचर होते हैं, सेकंड फिर उसके बाद में बड़ी क्लासेस के टीचर होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल मैम होती हैं, फिर प्रिंसिपल मैम होती हैं। तो सब में एज वाइज हमें डिफरेंस दिखाई देता है ना, स्कूल में तो आप लोग देख ही रहे हो आराम से। तो ये जो है ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने स्किल में माहिर होते जाओगे उम्र के साथ में, वैसे वैसे आपका आपका जो इनकम है वो कम नहीं होगा, रादर बढ़ेगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किसी और सेक्टर में नहीं मिलती, हमको केवल और केवल टर्शरी सेक्टर में ही देखने को मिलती है। ये एक मैप आपकी बुक में, ये एक पूरा एक फ्लो चार्ट है। लास्ट ईयर ना इसमें से एक क्वेश्चन आ गया था बोर्ड में ही, सिर्फ ये पूरा दे रखा था और इसके बीच में से एक जगह पे शायद ये वाला पार्ट था, इसको कंप्लीट करने के लिए आ गया था। तो ये वाले एक बारी फ्लो चार्ट को पूरा ध्यान से पढ़ लेना, इसमें सिर्फ ये बताया है कि टर्शरी के अंदर एक्टिविटीज होती कौन कौन सी है। सबसे पहले आ जाता है आपका ट्रेड, फिर आता है ट्रांसपोर्ट, फिर कम्युनिकेशन और सर्विसेज। इसके आगे जो दो सेक्टर दिखाए हैं वो आपका क्वार्टरनरी मतलब चतुर्थ और क्वाइनरी मतलब पांचवा। अभी हमारा इस चैप्टर में हमने अभी इसकी बात फिलहाल नहीं करनी है, ये हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। आप टर्शरी के ही जो डिविजन्स हैं उनको एक बारी ध्यान से देख लेना, बड़ा सिंपल है। सिर्फ ये बताया हुआ है कि अगर ट्रेड और ट्रांसपोर्ट है तो वो कितने प्रकार का होता है, कम्युनिकेशन है तो वो कितने प्रकार का होता है, ये हम अभी चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें टर्शरी सेक्टर में आती हैं, मगर इस चैप्टर में हम जिन चीज़ों के ऊपर मेनली फोकस करने वाले हैं वो है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। इन 4 चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड और कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स जो होता है उसको हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ही ना हिंदी वाली में खोल कर देखती हूँ ताकि आपको टर्म्स भी साथ साथ में क्लियर हो जाए। ये जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये ई बुक है और ये आप लोग भी इजीली यूज कर सकते हो एनसीईआरटी का। अगर कोई भी किसी के पास कोई बुक ना अवेलेबल हो तो आप यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हो उसको। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड और कॉमर्स मतलब जो मार्केट्स होती हैं उसके बारे में। अब ये मार्केट्स क्या होती हैं, जाते हो बाजार सामान खरीदने? यस मैम। सारे बच्चे जाते हैं कुछ ना कुछ सामान खरीदने के लिए, ठीक है। तो यस मैम। ये होता है हमारा क्रय और विक्रय। मतलब हम सामान जो है वो खरीदने जा रहे हैं और वहां पे जो बैठे हैं दुकानदार वो बेच रहे हैं सामान को। तो क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो ये जो जो एक्सचेंज हो रहा है, खरीदना और बेचना, इसको हम बोलते हैं व्यापार या ट्रेड, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ पर होती हैं, एक कोई मार्केट होती है, कोई जगह होती है, उस जगह को हम बोलेंगे व्यापारिक केंद्र। व्यापारिक केंद्र एक बहुत छोटा सा वीकली मार्केट हो सकता है, जैसे संडे मंडे मार्केट्स लगती हैं, और एक बहुत बड़ा आपका मॉल भी हो सकता है। तो ये इसके कई तरह के प्रकार होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितना स्पेशलाइज्ड वो केंद्र है। ओके। तो व्यापार जो है वो दो तरीके का होता है मेनली, एक को बोला जाता है फुटकर और दूसरा होता है थोक। फुटकर का मतलब होता है रिटेल ट्रेड, जिसमें डायरेक्टली आप
कस्टमर को सामान बेच रहे हो। जैसे अगर हमको ब्रेड लेनी है तो हम कहाँ जाते हैं, अपने घर के पास वाली दुकान पे जाएंगे ब्रेड खरीदने के लिए, मगर जो ब्रेड बना रहा है वो फैक्ट्री से हमारे पास डायरेक्टली नहीं आती है, वो पहले अलग अलग दुकानों पे पहुंचा रहा है। तो वो कौन है, वो है थोक व्यापारी, जिसने बनाई उसने बल्क में किसी को बेची, फिर उस बल्क जिसने बल्क में खरीदा उसने आसपास की छोटी छोटी दुकानों पे बेचा, और उन दुकानों से हमने खरीदा। तो ये सारी एक पूरी चेन बनी हुई है मार्केट में, हमें पता नहीं चलता, हमें ऐसा लगता है कि हमें तो बड़ी आसानी से कोई भी चीज़ मिल गई, बट उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। अगर हम एक बात करते हैं, सपोज कॉटन के कपड़े की हम बात करें, जो हम कोई भी ड्रेस खरीदते हैं, तो वो ड्रेस जो है, अगर इंडिया में हम सबसे ज़्यादा जो हमारा कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्थ इंडिया के लिए अगर मैं बात करूं, तो गुजरात और महाराष्ट्र की साइड पे हो रहा है। तो वहाँ की मिल में कपड़ा बनेगा, फिर वो कपड़ा किसी इंडस्ट्री में जाएगा जहाँ पे उसकी ड्रेस बनाई जाएगी, फिर वो ड्रेस जो है वो कई सारी भारी मात्रा में बनने के बाद में होल सेलर्स के पास या थोक विक्रेताओं के पास जाती है। फिर थोक विक्रेताओं से जो ये छोटी दुकानों वाले हैं ये खरीद के लाते हैं 10-10 15-15 पीस, फिर उनसे जा करके हम खरीद के लेके आते हैं। तो ये पूरी एक चेन बनी हुई है। ओके, तो ये जो चेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको चलाने के लिए सबसे ज़्यादा यातायात की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कनेक्टिविटी ही नहीं होगी तो हम एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके ही नहीं जा सकते। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यातायात और संचार की सुविधाओं के बिना कोई भी व्यापार और वाणिज्य कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पुराने टाइम पे जब लोग जाते थे ट्रेड करने के लिए तो 6-6 महीने उनको रस्तों में लग जाते थे, और इन बिटवीन कहीं कहीं रुकना पड़ता था, और जहाँ जा रहे हैं वहां पर जाके क्या हालत मिलेगी ये भी उनको पता नहीं होता था। तो ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। आजकल तो आसान है, अब तो ऑनलाइन शॉपिंग भी शुरू हो रखी है ना। अमेजोन पे सामान खरीदो, फ्लिपकार्ट पे खरीदो, दुनिया भर की साइट्स हैं, आप बैठे बैठे घर पे भी सामान मंगा सकते हो। तो हम लोग धीरे धीरे मार्केट का भी रूप बदलते जा रहे हैं। पहले फिजिकल मार्केट होती थी, जाकर के सामान खरीदना पड़ता था, अब ऑनलाइन मार्केट्स हैं, आप बैठे बैठे घर मंगा सकते हो। ओके, तो ये भी एक तरह का व्यापारिक केंद्र है, जहां पर भी ट्रेड हो रहा है, आप पैसे दे करके सामान खरीद रहे हो, ये जो है ये ट्रेड है, ये पूरा आपका व्यापार है। तो ये कहीं पर भी हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये व्यापारिक केंद्र है। ओके, और अब इसमें हम देखते हैं पहले गांव में किस तरीके के व्यापारिक केंद्र होते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र, विपणन केंद्र जो होते हैं वो बेसिकली आपके बहुत स्पेशलाइज नहीं होते। गांव में हर तरह की चीज नहीं मिलती है ना, शहरों में लोग आते हैं ज्यादातर अलग अलग तरह की चीजें खरीदने के लिए। अब अगर मैं बात करूं लैक्मे के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, दिल्ली में तो हर जगह मिल जाएंगे तुमको, मगर अगर किसी गांव में बात करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनको आप बोलोगे तो उनको किसी एक स्पेशलाइज जगह पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको लोकल सामान मिल जाएगा, मगर किसी बड़े बड़े ब्रांड की अगर आप बात करोगे तो वो थोड़ा सा वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो विपणन केंद्र होते हैं उनमें कम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, स्थानीय सामान ज़्यादा वहाँ पे मिलता है, मगर तब भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे गांव के लोग तो शहर में नहीं आ सकते हैं सामान खरीदने के लिए। तो वो जो सामान उनको उनकी सुविधा के अनुसार वहाँ पे छोटी छोटी मंडियों में, ये मंडियाँ जो होती हैं ये थोक बाजार होती हैं, और साथ में वहाँ पे फुटकर व्यापारी भी होते हैं, जो रिटेल शॉप्स होती हैं वो भी होती हैं, दोनों तरह की। ज़्यादातर अगर हम मंडियों की बात करें तो गाँव की जो मंडियाँ हैं उनमें कृषि से रिलेटेड सामान आपको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आपने अभी भी सुना होगा, अभी देखो एक रिफॉर्म आया है हमारा, कि पहले एक ही स्टेट का किसान अपने ही स्टेट में सिर्फ अनाज बेच सकता था, मगर अब वो कहीं की भी मंडी में जाके सामान बेच सकता है। तो ये मंडी बेसिकली क्या है, जहाँ पे थोक में सामान बिकता है। ओके, अब अगर किसी ने खेती करी तो उसके पास तो कई टन अनाज निकल के आएगा, अब वो घर घर जाके थोड़ी ना बेच सकता है, तो वो तो सीधा दुकानदारों को बेचेगा या मैन्युफैक्चरर्स को बेचेगा जो उससे कुछ बनाने वाले हैं। तो ये जो थोक मंडियां हैं ये गांव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो उनका सारा अनाज जो है वो वेस्ट हो जाएगा। और साथ में जो डेली सामान उनको छोटा मोटा चाहिए होता है वो भी यहाँ पर मिल जाता है, मगर बहुत स्पेशलाइज सामान यहाँ पर मिलना मुश्किल है। इसके बाद में गांव में और किस किस्म के बाजार होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार लगते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वीकली मार्केट।
वीकली मार्केट तो हम सब जानते हैं, दिल्ली में भी लगती है, हमारे अलग अलग जगहों पे मंडे मार्केट लगती है, संडे मार्केट लगती है। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि कोई फिक्स्ड दुकान नहीं होती है, लोग आते हैं अपनी उसी समय एक टेम्पररी सा दुकान बनाते हैं, और फिर जैसे ही मार्केट का टाइम खत्म हो जाता है उसको बंद करके अगले दिन कहीं और दुकान लगाते हैं। तो इसमें लगातार काम पे लगा रहना पड़ता है जो भी व्यापारी होता है, क्योंकि उसकी कोई एक फिक्स जगह नहीं है बैठने के लिए। तो उसको हफ्ते के 7 दिन अलग अलग जगह पर जाकर के सामान लगाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। कंपैरेटिवली दुकान के हिसाब से कमाई उसकी कम होती है, मगर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर क्या चीज़ है, इसका फ़ायदा क्या है, लोगों को अपने ही एरिया में डेली ज़रूरत का जो सामान है वो आराम से मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है। बट अगेन, बहुत ज़्यादा आपको अगर क्वालिटी वाला सामान चाहिए, बहुत ब्रांड्स वाला सामान चाहिए, तो वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाता। ओके, इसके बाद में आते हैं हम नगरीय बाजार केंद्र। यहाँ तक सबको समझ में आया है? एक बार यस नो बता दो जरा मुझे। अनु, समझ आ रहा है? रिंकी, यस यस मैम। स्वाति, नेहा, सिर्फ 11 ही बच्चे जुड़े हुए हैं अभी, और 2 बच्चे इन एंड आउट हो रहे हैं, पता नहीं कौन से 2 बच्चे हैं, वो कभी ज्वाइन हो रहे हैं कभी लीव हो रहे हैं। ओके ओके, फिर अब हम बढ़ते हैं नगरीय बाजार केंद्र। नगरों की अगर हम बात करते हैं तो नगरों में या टाउन्स और सिटीज में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज मिलती है हमको। यहाँ पे आपको नॉर्मल सामान तो मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आप बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करो, बहुत सोफेस्टिकेटेड कोई भी सामान हो, अब हो सकता है गांव में आपको लैपटॉप ना मिले मगर शहरों में बहुत इजीली मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको महंगी से महंगी चीज़ मिल जाती है, और क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर इजीली मिल जाती हैं। स्पेशलाइज्ड गुड किसी तरीके का आपको चाहिए, वो भी यहाँ पे उपलब्ध होता है। और उसके साथ साथ जो नगरों के जो मार्केट्स होते हैं उसमें शिक्षा के संस्थान भी होते हैं, चिकित्सा के संस्थान भी होते हैं। आपने देखा होगा अगर आप कभी मार्केट जाते हो तो वहाँ पर ट्यूशन सेंटर्स के भी बड़े सारे बोर्ड लगे रहते हैं। फिर डेंटिस्ट के तो बहुत इजीली आपको दिख जाएंगे, कोई छोटे मोटे डॉक्टर्स के भी क्लिनिक होते हैं, फिर लॉयर्स की भी आपको क्लिनिक मिल जाएंगे, कई बारी जानवरों के डॉक्टर भी होते हैं, कोई कोई योगा सेंटर देखने को मिल जाएंगे। तो मार्केट में आपको ऐसी और भी बहुत सारी सेवाएं मिलेंगी जो अपने आप में स्पेशलाइज्ड हैं। ओके, तो सिर्फ सामान ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सेवाएं भी कई तरह की मिल जाती हैं नगरों के बाजार केंद्रों में, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की सेवाएं उपलब्ध करा पाना आसान होता है। और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे लोगों की डिमांड्स भी अलग अलग हैं, इसीलिए नगरों में हमको बहुत वैरायटी दिखती है मार्केट्स में। ओके, अब इसके साथ में यहाँ पर अब नगरों में कौन कौन हमें दिखाई देता है, सबसे पहले होता है फुटकर व्यापारी। मैम हाँ जी, मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है आपकी, या स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा, आप लोगों को ये स्क्रीन दिख ही नहीं रही है? नो मैम। अरे बाप रे, तो इतनी मैम देर दिख से। रही है। मैम दिख रही है। बेटा ये बुक दिख रही है सबको? यस मैम। यस मैम। तो बच्चे जिसको नहीं दिख रही ना, आप एक बार ही अपना फोन रिफ्रेश करके देखो, दोबारा से रीजॉइन करके देखो। हम्म, ओके मैम। हाँ, वो ओके हो मैम। सकता है आपका नेटवर्क स्लो हो तो इसीलिए नहीं दिख रहा। और वीडियो ऑफ कर लेना, आपने वीडियो सारे ऑफ रखो ताकि कम सबका बैंडविड्थ कम लगे। ओके, तो अब इसमें हम आते हैं फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी मैंने आपको बताया रिटेल में जो बेचते हैं सामान। ओके, रिटेल में का सामान बेचने का मतलब है डायरेक्टली उपभोक्ता तक सामान पहुंचा रहे हैं। जैसे हमारे आसपास की दुकानें हो गई, फेरी वाले भी होते हैं, रेडी वाले भी होते हैं, कई बार ये आप देखते हो डोर टू डोर सर्विसेज भी हो जाती हैं। तो जो भी चीज डायरेक्टली उपभोक्ता तक जाएगी उसको हम बोलेंगे फुटकर व्यापार या रिटेल ट्रेड। ओके, इसके अलावा जो होता है आजकल तो फुटकर व्यापार के ना बड़े बड़े अलग अलग तरीके निकल के आ गए हैं। अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो एक छोटी सी दुकान भी हमको दिखेगी, फिर हमको डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी दिख जाते हैं, हमको चेन स्टोर भी दिख जाते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या क्या होता है?
सबसे पहले होता है उपभोक्ता सहकारी समुदाय। उपभोक्ता सहकारी समुदाय में आपको सस्ते में सामान मिलता है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली किससे डील करते हैं? मैन्युफैक्चरर से, जो बना रहा है ना उससे डायरेक्टली डील करते हैं। तो ये ज़्यादातर सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, तो इसमें कुछ कुछ सब्सिडीज भी होती हैं, और बेसिक सामान जो हमें चाहिए होता है, जैसे खाने पीने की चीज़ें मेनली, वो यहाँ पर कम दामों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसको हम उपभोक्ता सहकारी समुदाय बोलते हैं। इसके बाद में आता है विभागीय भंडार। जैसे आप बजट बाजार और ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हो, तो उसमें आप देखते हो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक जगह पे जैसे विशाल मेगा मार्ट्स होते हैं, उसमें एक जगह पे आपको खाने का सामान मिलेगा, एक जगह पे कपड़े मिलेंगे, दूसरी जगह पर आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ डेकोरेशन का सामान मिलेगा, और हर एक में बेचने के लिए अलग अलग लोग खड़े होते हैं, वो आपको अपने डिपार्टमेंट की चीजें दिखाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं विभागीय भंडार, जहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको काफी सारी तरह की चीजें मिल जाती हैं, मगर हर एक का एरिया अलग होता है। तो इसको हम विभागीय भंडार बोलते हैं। फिर आता है श्रृंखला भंडार। श्रृंखला भंडार में एक ही व्यापार, एक ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एडिडास। एडिडास शूज बना रहा है, इंडिया में कई जगह पे बना रहा है, उसके कई स्टोर्स हैं, मगर आप चाहे दिल्ली में खरीद लो उसका शूज, चाहे आप चंडीगढ़ में खरीद लो, चाहे आप मद्रास में खरीद लो, आपको हर जगह पर सेम क्वालिटी मिलेगी। तो वो क्यों है? क्योंकि बन एक जगह रहा है, बिक कई जगह पे रहा है, और कंपैरेटिवली आप अगर किसी और शॉप से या मॉल से खरीदोगे, उसके कंपैरेटिवली डायरेक्टली एडिडास के शोरूम में आपको थोड़ा सा पैसे में भी अंतर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये अपने ही सामान को बना करके अपने ही स्टोरों पे बेच रहे हैं। तो इस तरह से एक एक जो चेन बनती है, इसको हम बोलते हैं श्रृंखला भंडार। ओके। और यहाँ पर बाकी जगहों के हिसाब से थोड़ा बहुत हमें रेट में भी अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है हमारा थोक या होलसेल। थोक व्यापार जो है वो ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर आजकल क्या कोशिश की जा रही है कि बीच में से हम थोक व्यापारियों को हटा करके सीधा मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को या फिर उपभोक्ता को बीच में मिला दें, और ये जो बीच की चेन है इसको हम छोटा करें। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक किसान ने कपास उगाई, उसको मिले सपोज 5 रुपए पर किलो के हिसाब से उसने कपास उगा करके बेच दी। अब उसने जिसको बेची, उससे उसने आगे कपड़े बनाने वाले को बेचा, एजेंट ने खरीद लिया, एजेंट ने उससे 5 रुपए में खरीदा, और कपड़े बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसको 10 रुपए में बेच दिया। अब कपड़े बनाए, उसमें थोड़ा सा और इनपुट लगा, सब कुछ लग गया, अब कपड़े बनाने वाली कंपनी ने 50 रुपए में आगे बेच दिया। अब 50 रुपए में उनसे खरीदा किसने? जिन्होंने कपड़ों से ड्रेस बनानी थी। अब ड्रेस बनाने में थोड़े और इनपुट लग गए, तो उन्होंने अब उसका रेट कर दिया 500 रुपए सपोज, क्योंकि कई सारा लेबर लगा, कई सारी चीजें हुई। अब 500 रुपए की जो ड्रेस है वो खरीदी दुकानदार ने। अब दुकानदार के भी अपने खर्चे हैं, तो उसने उसको कर दिया 800 रुपए। तो वो 5 रुपए से चीज जो शुरू हुई, वो रूप बदलती बदलती हमारे पास पहुंची 800 रुपए में। ओके। अब अगर हम यही चीज कम कर देते, चलो सीधा कपास तो हम ऑब्वियसली नहीं पहन सकते, मगर अगर जहाँ पे इंडस्ट्री में सीधा कपड़ा बना, वहीं से अगर हम लेकर के खुद से ड्रेस बना लें, तो वो हमारे पैसे कितने कम हो जाएंगे। तो ये बीच से लोगों को हटाने की जो एक मुहिम चल रही है, ये अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे तक जब सामान पहुंचेगा, हमें उसका रेट कम पड़ेगा अगर बीच में हम मीडिएटर्स को हटा दें। बुरा इसीलिए है क्योंकि इस श्रृंखला में इतने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, अगर हम सबको हटा करके डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही सब डील करेंगे, तो इतने लोगों का रोजगार छिन जाएगा। तो ये दोनों ही पहलुओं पर सरकार को विचार करना पड़ेगा, और कर भी रही हैं, और अलग अलग टाइम पर अलग अलग इसके लिए नीतियां आती रहती हैं। बट एज ए फॉर नाउ हमारे यहाँ पे होलसेल भी उतना ही चल रहा है जितना रिटेल काम करता है। ओके। अब इसके जो प्रकार हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ 7 मिनट्स अभी बचे हैं मीटिंग के। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। अब किसी का अगर कोई डाउट है तो वो अब